नमस्ते। आज के इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं अमेरिकी इतिहास के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली इंसान की, जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन। आप जानते हैं, जेपी मॉर्गन कोई आम बैंकर नहीं थे। असल में अमेरिका में सेंट्रल बैंक बनने से बहुत पहले ही वो खुद एक सेंट्रल बैंक की तरह काम कर रहे थे। मतलब एक ऐसा अकेला इंसान जिसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर उठा रखा था। तो चलिए सीधे इस कमाल की कहानी में गोता लगाते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, $22 बिलियन। और हम आज के समय की बात नहीं कर रहे हैं। अपने करियर के एकदम पीक पर जेपी मॉर्गन के हाथ में अकेले $22 बिलियन से भी ज्यादा की पूंजी का कंट्रोल था। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि उस दौर में किसी एक व्यक्ति के पास इतनी जबरदस्त ताकत होने का क्या मतलब होता होगा। वो सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चला ही नहीं रहे थे, बल्कि सच कहूं तो वो उसे पूरी तरह से अपने हिसाब से ढाल रहे थे। आज हम इस पूरी कहानी को गहराई से समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। जेपी मॉर्गन का उदय, उनका मशहूर मॉर्गनाइजेशन और एकाधिकार, फिर 1893 का वो खतरनाक स्वर्ण संकट, उसके बाद सरकार से उनकी सीधी टक्कर और आखिर में उनकी वो विरासत जो आज भी मौजूद है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी जेपी मॉर्गन का उदय कैसे हुआ। मॉर्गन का जन्म 1837 में एक बहुत ही रईस बैंकिंग परिवार में हुआ था। उनके पिता जूनियस खुद एक जाने माने बैंकर थे और उन्होंने मॉर्गन को शुरू से ही फैमिली बिजनेस के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। लेकिन पता है, 1852 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। मॉर्गन सिर्फ 15 साल के थे जब उन्हें रोमैटिक फीवर हो गया और उनके पिता ने क्या किया, उन्होंने रिकवरी के लिए मॉर्गन को बिल्कुल अकेले अज़ोरेस के सुदूर द्वीपों पर भेज दिया। इस बेहद सख्त परवरिश ने उन्हें न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि दिमागी तौर पर भी एकदम फौलादी और इंडिपेंडेंट बना दिया। और इसी का नतीजा था कि 1861 में उन्होंने अपनी खुद की फॉर्म शुरू कर दी। लेकिन मॉर्गन सिर्फ अनुशासित नहीं थे, वो हद दर्जे के प्रैक्टिकल इंसान भी थे। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मिलता है। उन्होंने आर्मी में जाने से बचने के लिए तुरंत $300 की सब्स्टिट्यूट फीस दे दी ताकि कोई और उनकी जगह जाकर युद्ध लड़े। और मजे की बात देखिए, उसी वक्त उन्होंने युद्ध से जमकर मुनाफा भी कमाया, 5000 पुरानी राइफल्स को फाइनेंस करके। ये दिखाता है कि व्यापार और मुनाफे को लेकर उनका नजरिया कितना सीधा और कह सकते हैं कि पूरी तरह से भावनाओं से परे था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मॉर्गनाइजेशन और उनका एकाधिकार। गृह युद्ध के बाद अमेरिका में एक भारी आर्थिक उछाल आया, जिसे हम गिल्डेड एज के नाम से जानते हैं। इसी बूम में मॉर्गन ने $5 मिलियन की सीड कैपिटल के साथ एक नई पार्टनरशिप बनाई और अपना पूरा फोकस उस वक्त के सबसे तेजी से बढ़ते रेल रोड उद्योग पर लगा दिया। और यहीं से एक नया शब्द पैदा हुआ, मॉर्गनाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब था किसी भी डूबती हुई कंपनी के बोर्ड में सीधे घुसना, कंट्रोल अपने हाथ में लेना, पूरे मैनेजमेंट को बदल डालना और तब तक बेहद सख्त फैसले लेना जब तक कंपनी मुनाफे में ना आ जाए। वो सिर्फ पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर नहीं थे, वो सीधे सत्ता हथियाने वाले इंसान थे। उनका ये तरीका इतना ज्यादा अग्रेसिव था कि लोग उन्हें ट्रेनों के वाइल्ड वेस्ट का शरीफ कहने लगे थे। उनकी वो डरावनी नजरें और भारी भरकम कद काठी ही काफी थी। कोई भी राइवल या कॉर्पोरेट ट्रेडर उनके सामने टिकने की हिम्मत ही नहीं कर पाता था। वो सच में एक ऐसे डील मेकर थे जिसकी बात काटने का मतलब था अपनी ही बर्बादी को न्योता देना। उनकी इस ताकत का सबसे बड़ा सबूत देखिए, उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी के बिजनेस को खरीदा और यूएस स्टील नाम से दुनिया की पहली $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले इस एक कंपनी की वैल्यू उस वक्त के पूरे अमेरिका की कुल जीडीपी के 7% के बराबर थी। एक इंसान के हाथ में इतनी ज्यादा वित्तीय ताकत होना बिल्कुल अकल्पनीय था। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, 1893 का स्वर्ण संकट। अब जब आपके पास इतनी भयंकर ताकत हो तो मुसीबत के वक्त देश भी आपकी तरफ देखेगा ना। 1893 में अमेरिका पर एक बहुत बड़ा संकट टूट पड़ा। सरकार का गोल्ड रिजर्व $100 मिलियन से भी नीचे गिर गया था और 1/3 अमेरिकी ट्रेन ट्रैक्स दिवालिया होने वाले थे। पूरी इकोनॉमी के क्रैश होने का खतरा सिर पर मंडरा रहा था। ऐसे में मॉर्गन सीधे राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड के पास पहुंचे। उन्होंने अमेरिकी संसद को बाईपास करने के लिए सिविल वॉर के समय के एक पुराने कानूनी लूप होल का इस्तेमाल किया और अपने निवेशकों के सिंडिकेट के साथ मिलकर खजाने को वापस सोने से भर दिया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट के अंदर। लिटरली 22 मिनट में। इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचा लिया और इसीलिए उन्हें अमेरिकी नेपोलियन का खिताब भी मिला। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर दूं, उन्होंने ये सब सिर्फ किसी देशभक्ति के जज्बे में नहीं किया था। इस पूरी महाडील के लिए मॉर्गन ने एक बहुत भारी भरकम कमीशन अपनी जेब में डाला था। तो हाँ, उन्होंने देश को जरूर बचाया, लेकिन उनके इरादे पूरी तरह से बिजनेस और प्रॉफिट पर ही टिके थे। अब बारी है चौथे हिस्से की, जब सरकार और मॉर्गन आमने सामने आ गए। जाहिर है, जब कोई एक आदमी जिसे जनता ने चुना तक नहीं, वो इतनी बड़ी ताकत बन जाए तो सरकार का टेंशन में आना तय था। लोगों में डर बैठ गया था कि देश के 1/3 रेल मार्ग सिर्फ एक आदमी के इशारे पर चल रहे हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की एकदम आमने सामने की टक्कर हुई।
एक तरफ थे राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट, जिनका मानना था कि उद्योग के साथ साथ सरकार की शक्ति भी बढ़नी चाहिए, और उन्होंने मोनोपोली तोड़ने के लिए शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट का हथियार उठाया। वहीं दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन थे, जिन्हें पूरा यकीन था कि उनका किया गया ये कॉर्पोरेट एकीकरण ही देश को स्टेबल रखे हुए है, और उन्हें व्यापार में सरकार का ये दखल बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लेकिन 1907 आते आते रूजवेल्ट को फिर से मॉर्गन के दरवाजे पर जाना पड़ा। हुआ यूं कि माइनिंग इंडस्ट्री ढह गई और पूरे देश में बैंक रन शुरू हो गए। तब रूजवेल्ट ने मॉर्गन को $25 मिलियन का सरकारी फंड सौंपा, और इसके बाद मॉर्गन ने जो किया वो सच में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। उन्होंने देश के सबसे बड़े बैंकरों को अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी में बुलाया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक देश को बचाने वाली डील साइन नहीं होगी, कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। और रातों रात उन्होंने एक समझौता करवाकर देश को एक बड़े डिप्रेशन से बचा लिया। देश तो बच गया, लेकिन मॉर्गन का ये खौफनाक रुतबा सरकार को और डराने लगा। 1912 की पुजो कमेटी की रिपोर्ट ने तो जैसे सबके होश ही उड़ा दिए। पता चला कि मॉर्गन अकेले 112 कॉरपोरेशंस के जरिए इतनी पूंजी कंट्रोल कर रहे थे जो पूरे अमेरिका की कुल जीडीपी के 2/3, जी हां 66% के बराबर थी। इतिहास में शायद ही कभी किसी एक इंसान के हाथ में इतनी ज्यादा पावर देखी गई हो। आखिर में बात करते हैं हमारे 5वें हिस्से की, उनकी एक शक्तिशाली विरासत के बारे में। मॉर्गन के आखिरी कुछ साल बिल्कुल भी आसान नहीं थे। उन्हें मैनिक डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों ने घेर लिया था। वो बहुत ज्यादा सिगार पीने लगे थे और जनता की नजरों में एक लालची व्यापारी बनने का तनाव उन पर हावी था। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही क्रेजी ऐतिहासिक किस्सा है। मॉर्गन असल में टाइटैनिक जहाज पर सफर करने वाले थे, लेकिन एकदम आखिरी वक्त पर उनका प्लान चेंज हो गया और वो उस भयानक हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। उनके साथ साथ उनका करोड़ों डॉलर का कीमती आर्ट कलेक्शन भी बच गया। कह सकते हैं कि किस्मत ने यहाँ भी उनका पूरा साथ दिया। आखिरकार 1913 में मॉर्गन इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी मौत के बाद एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। उनकी अपनी पर्सनल नेटवर्थ सिर्फ $18 मिलियन निकली। ये सुनकर खुद एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था कि मॉर्गन उतने अमीर नहीं थे जितना लोग उन्हें समझते थे। असल में उनका खजाना उनके बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि उस बेतहाशा कंट्रोल और पावर में था जो वो अमेरिकी कंपनियों पर रखते थे। जाते जाते मॉर्गन सिर्फ कॉर्पोरेट एकाधिकार की कहानी नहीं छोड़ गए, बल्कि इतिहास और कला का एक बहुत बड़ा खजाना भी छोड़ गए। उन्होंने अपना वो विशाल आर्ट कलेक्शन मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट को दान कर दिया। यही नहीं, उन्होंने नेपोलियन की घड़ी और लियोनार्डो दा विंची की नोटबुक्स जैसी बेशकीमती चीजों को भी सहेज कर रखा था। और 1924 में उनकी वही मशहूर प्राइवेट लाइब्रेरी, जहां उन्होंने बैंकरों को बंद करके देश बचाया था, हमेशा के लिए आम जनता के लिए खोल दी गई। तो अब इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। क्या जेपी मॉर्गन सच में सिर्फ एक लालची एकाधिकारी थे जो हर कीमत पर पैसा और पावर चाहते थे, या फिर वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसे जरूरी तारणहार थे जिनके बिना शायद देश कई बार पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता? ईमानदारी से कहूं तो इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। आप मॉर्गन की इस अजीबोगरीब और बेहद शक्तिशाली विरासत को कैसे देखते हैं, ये फैसला पूरी तरह से आप पर है।